हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज सीडीपी में लेकर के आया हूँ समायोजन। देखिएगा समायोजन क्या होती है, इसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। इस टॉपिक से करीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और आज का क्लास थ्योरी क्लास होने जा रही है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को करने जा रहे हैं वे कॉपी और पेन यानी पेपर और पेन लेकर बैठेंगे और सबको नोट करते जाएंगे, तभी आपको समायोजन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यानी 5 से 6 नंबर यदि आपको क्लियर करना है तो आप क्या करें, आप है जो पेपर और पेन लेके बैठ जाएं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। समायोजन क्या है समझेंगे। देखिएगा समायोजन का मतलब क्या होता है, अगर इसको सही भाषा में समझे तो समायोजन का मतलब होता है समाहित होना, मिलजुलना, मतलब मिलना या जुलना, जिसको बोलते हैं घुल मिलना। करा समायोजन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को क्या करे, संतुष्ट किया जा सके। यानी परिस्थिति के अनुसार जैसा देश वैसा भेष, अपने परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, बिना मतलब में नहीं। एक होता है समायोजन, दूसरा होता है कुसमायोजन। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है, जो देखिएगा कुसमायोजन किसको कहेंगे। कुसमायोजन का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, कुसमायोजन कहलाएगा। यानी वातावरण में अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर दिया तो समायोजन, अब वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाया तो क्या हो गया, कुसमायोजन। और जब पूर्ति नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको तनाव बढ़ेगी। यानी अगला क्या है, तनाव। तनाव देखिएगा, तनाव क्या कहता है, जो तनाव कह रहा है जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। बात सही है। यानी जिस वातावरण, अभी जैसा वातावरण चल रहा है उसी वातावरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, यानी वातावरण के कारण उसको रुकावट पैदा हो जाएगी तो क्या होगा, आदमी के अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाएगी, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा। यानी वो काम नहीं कर पाने के कारण उसके अंदर क्या हो गई, मानसिक स्थिति क्या हो गई, तनाव हो गई। यानी तनाव में व्यक्ति आ गया। और जब तनाव होगा, काम नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर क्या होगी, चिंता होगी, द्वेष होगी। अगर कोई वर्क नहीं कर पा रहा है तो उस वर्क के लिए क्या होगी, व्यक्ति के अंदर चिंता होगी। यानी टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम सजा गया है कि तनाव के बाद क्या होगी, चिंता होगी। किस लिए चिंता होगी, जब उसको काम नहीं हो पाएगा। काम किसके कारण नहीं हो पाया, तो वातावरण के कारण नहीं हो पाया। ठीक वातावरण न रहने के कारण वर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, द्वेष हुआ, चिंता हुआ। चिंता कहिए चाहे द्वेष कहिए। देखिएगा द्वेष है क्या, चिंता है क्या। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसे द्वेष या चिंता जागृत हो जाती है। यानी जब व्यक्ति जो है परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में जिस वातावरण में है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर चिंता जाग जाती है, द्वेष जाग जाती है, घृणा जाग जाती है। घृणा भी एक शब्द है, घृणा जाग जाती है। ठीक है। जब चिंता होगी और चिंता होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर दबाव पैदा होगी। दबाव किस लिए पैदा होगी, क्योंकि उसके अंदर बदलाव नहीं हुआ है। अब बदलाव नहीं हुआ तो दबाव पैदा होगी। अब दबाव क्या कहता है, जो दिखेगा, दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। प्रतियोगिता कहने का मतलब कंपटीशन। यानी व्यक्ति के अंदर दबाव कब पैदा होता है, जब दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति के साथ कंपटीशन यदि हुआ है, यदि व्यक्ति ए है व्यक्ति बी है और किसी भी कंपटीशन में व्यक्ति ए अगर जीत जाता है तो इसके अंदर दबाव पैदा होगी कि नहीं, ये व्यक्ति कैसे जीता हमसे, क्या कमी रह गई थी हमें जो हम नहीं जीत पाए, तो इनके अंदर क्या होगी, दबाव पैदा हो जाएगी। यानी अगला प्रतियोगिता में उस कमी को क्या करेगा, ये पूरा करेगा। ठीक है। यानी प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए यदि आदमी यदि हार जाएगा तो इसके आत्मसम्मान में कमी आ जाएगी, जिसके कारण आदमी क्या होता है,
दबाव में आ जाता है। और जब दबाव आ जाएगा तो उसके अंदर कुंठा पैदा हो जाएगी। अब कुंठा क्या है जो देखिएगा, कुंठा किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, कुंठा कहलाता है। यानी किसी भी इच्छा, यदि इच्छा है उसको गोलगप्पा खाने की, कोई गर्ल्स है और उसको गोलगप्पा खाने का मन है और उसकी इच्छा में बाधा आ गया। बाधा क्या आ गया कि ये चाहती थी कि हमको चाहिए गोलगप्पा, लेकिन गोलगप्पा इसको ना खा के कोई और सहेली आई और बोली कोची नहीं चलो समोसा खाए। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगी, उम्मीद खत्म हो गया कि आज तो गोलगप्पा मिलेगा ही नहीं। तो इस फ्रेंड के प्रति क्या हो जाएगा, कुंठा पैदा हो जाएगी कि कहां से चुड़ैल आ गई और बोलती है कहां कि चलो समोसा खाए, हमको खाने का मन क्या था, गोलगप्पा खाने का मन था। यानी क्या हुआ, इच्छा में बाधा आना कुंठा कहलाता है। और इच्छा में बाधा आने से उम्मीद खत्म हो जाती है, और उम्मीद जब खत्म होगी तब कुंठा पैदा होगी, उसके क्रोध पैदा होगा कि काहे ला आ गया। और जब ये उसके उसको काम नहीं होगा, तब काम नहीं होगा तब क्या होगी, उसके अंदर द्वंद होना स्टार्ट हो जाएगा। द्वंद क्या है जो देखिएगा, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत होती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद उत्पन्न होता है। दो शक्तियां एक ही साथ उत्पन्न होता है। अब एक ही साथ कैसे उत्पन्न होगा, उस लड़की के था क्या, गोलगप्पा खाने का मन था, ठीक है, अब गोलगप्पा खाने का मन था। अब एक फ्रेंड आकर बोल दी कि नहीं चलो समोसा खाने चलो, ठीक, तो इसका भी मन रहेगा तभी ना जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि बिना मन के चल जाएगा। जब मन रहेगा तभी गोलगप्पा छोड़ के समोसा खाने जाएगी। यानी इसके अंदर क्या हुआ, दो दो भावना क्या होगी, इसके अंदर दो दो भावना जागृत हुआ। पहले मन था गोलगप्पा खाने का, फिर मन हो गया क्या, समोसा खाने का। यानी एक ही व्यक्ति में दो दो, इनके अंदर दो दो शक्तियां जागृत हुआ। तो क्या हुआ, द्वंद उत्पन्न हुआ। अगला क्या है, सुरक्षा युक्तियां। इस सबसे सुरक्षा कैसे पाता है जो देखिएगा, सुरक्षा युक्तियां करा, ये युक्तियां, ये ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। साधन के रूप में क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। कैसा कवच, तो अस्थायी कवच, टेम्पररी इसको बोलते हैं, टेम्पररी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियां का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। इस सब से बचने के लिए व्यक्ति जिस युक्ति का अपनाता है वो युक्तियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन होती है ये देखिएगा, पहला है प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है जो देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड क्या कहलाती है जो देखिएगा। डायरेक्ट विधि में क्या होता है, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय में वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है, चेतन के रूप में अपनाता है। चेतन का मतलब क्या होता है, चेतना। व्यक्ति ना गांव देहात में कहा जाता है इस काम को ना करें, बोल रहे हैं ना, चेत जाओ, इस बात को समझो नहीं तो बाद में पछताएगा। यानी चेतन का प्रयोग करता है। तनाव से बचने के लिए क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप में जो उसके सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने दिखाई देना, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने दिखाई ना देना। यानी सामने देखने वाले उपाय को क्या करता है, चेतन को अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है जो देखिएगा, अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। कौन रूप में अपनाता है, अचेतन के रूप में अपनाता है, यानी व्यक्ति ना मानता है उस बात को। अगला है तर्क संगति। अगला क्या है, तर्क संगति। अब तर्क संगति क्या होती है जो देखिएगा,
इसमें व्यक्ति जो है, इसमें व्यक्ति अपनी बातों को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। जैसे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना। देखिएगा, तर्क शक्ति क्या होती है? किसको बोलेंगे तर्क शक्ति? जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को मतलब सही ठहराना है, चाहे तो व्यक्ति गलत हो चाहे कुछ हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको सही ठहराना है कि हम सही हैं तो हैं, यानी झूठ के भी सही कर देना। ऐसी प्रतिक्रिया देता है जैसे कि पेपर पास होने, परीक्षा पास ना होने पर किसको दोष देना? क्या है, सिलेबस से बहुत खड़ा हाली की, क्वेश्चन बहुत, क्वेश्चन जो था बहुत कड़ा कड़ा पूछा था। यानी क्या होता है, उसको पेपर पास करने के लिए अध्यापक को दोष देना, क्या पेपर पास नहीं हुआ है, अगर हम फेल कर गए ना सर पढ़ाई भी नहीं किए बढ़िया से, या हम तो पढ़ भी किए थे। ये ना कहेगा कि हम महीना में 2 दिन क्लास आते थे और 10 दिन एब्सेंट होते थे, यानी 10 दिन आते थे 20 दिन एब्सेंट होते थे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन क्या करेगा वो अपने सही करने के लिए क्या कहेगा, नहीं सर बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं किए हैं, यानी टीचर को दोष दे देना। तर्क संगति होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, जो अगला है दामन। दामन क्या है? दामन का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार, भावना अचेतन मन में चलती रहती है, उसके अंदर, ये सब अंदर की बात है, ये सब अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, व्यक्ति के अंदर ये सब होती है। चाहे किसी को याद करना, किसी के बारे में विचार करना, किसी को भावना को समझना, अचेतन मन, ये सब उसके अंदर चलती है, क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। ठीक है, अगला है सामन। एक था दामन, ये है सामन। ये सब पूछा जाता है, जब ये सब पूछा जाता है, व्यक्ति स्टूडेंट क्या होता है कि ऊपर ऊपर पढ़ लेता है, जिन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग सब पढ़ लेता है, सब पढ़ता है सब, लेकिन ये सब कोई नहीं पढ़ पाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर वही वाला बात हो गया कि अध्यापक को दोष देना कि सर तो पढ़ाई भी नहीं किए, तो हम कहाँ से पढ़ें? क्वेश्चन एकदम बहुत कड़ा था, कहाँ से पूछ दे समझ में ना आया, ये लोग बोलते हैं। इसीलिए जो भी क्लास करने बैठिए, पेपर और पेन ले करके बैठिए। देखिएगा, सामन का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति किसी को इच्छा पूरा नहीं होती है, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरा नहीं होती है, तो वह क्या होता है? उस इच्छा को भूल जाता है। जब इच्छा उसका पूरा नहीं होगा तो क्या होगी? उस इच्छा को भूल जाएगी, और उसकी क्या, उसको उसी को क्या बोलते हैं? समन कहलाता है, फोर्सफुल्ली। ठीक है, क्या बोल रहे? देखिएगा, तो समन का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति किसी कोई इच्छा पूरा नहीं हो पाता है, व्यक्ति को इच्छा पूरा नहीं हो पाता है, तो वह क्या होता है? फोर्सफुली उस इच्छा को क्या होती है? भुला देते हैं कि छोड़ो, हटाओ, रहने दो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या कहलाता है? इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलता को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। यानी क्षतिपूर्ति का मतलब हुआ कि यदि इस क्षेत्र में व्यक्ति की कमी हो गई है तो अगला क्षेत्र में क्या करेगा? वो पूरा करेगा। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हाइट वाले सैंडल पहनना। देखिए, अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया क्या किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। जब कोई लड़की है, आजकल के लड़कियों को हाइट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम रही है। लड़कियों नाराज ना होइएगा, ये बात 100% सही है। देखिएगा, यदि कोई लड़की है और उसका हाइट अगर जरी को है, मान लिया जाए कि थोड़ा कम है, तो वो अपने हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा?
क्या करेगी, वो सैंडल पहनेगी ताकि वो ऊंचा लग सके, यानी क्षति को क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। यानी इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र में क्या करती है, पूरी करती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। अगला है आत्मीकरण। आत्मीकरण कई बार पूछा गया है। आत्मीकरण का मतलब क्या होता है, जो देखिएगा, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। देखिएगा, यानी अपने बातों से दूसरों को प्रभावित करना। अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति अपने बात को बोल करके क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, दूसरे आदमी को प्रभावित कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, आत्मीकरण कहलाएगा। इसको बोलते हैं एक आत्मसत्करण भी वो कहा जाता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़कियां बॉडी बनाना शुरू करती है, लड़के क्या करता है, बॉडी बनाना शुरू कर देता है। एक दूसरे को देख करके क्या करेगा, अपने आप में परिवर्तन करेगा कि हम फलना जैसा लग रहे हैं, हम शाहरुख खान जैसा लग रहे हैं, हम सलमान खान जैसा लग रहे हैं। यानी यदि कोई हेयर कट करता है तो हेयर कट करके कोई अजय देवगन बनना चाहता है, यानी दूसरे को देख करके अपने आप में क्या कर रहा है, वो ढाल रहा है। चलिए अगला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होती है, जो समझिएगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चे पर गुस्सा निकालना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। उसकी क्रिया कहाँ हुई है, उसकी क्रिया हुई है ऑफिस में, लेकिन वो प्रतिक्रिया कहाँ देगा, प्रतिक्रिया देगा घर में, किस पे, बच्चा पे। यानी उसके ऊपर बॉस बोला है तो वो जाके अपने बच्चे पर निकालेगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा और ढूंढ के बच्चे पर क्या करेगा, चिल्लाएगा। ये अपनी कहने का मतलब ये हुआ कि अपना गुस्सा किसी और पर झाड़ना, अगर सही भाषा में बोले तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगला है प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या है, जब व्यक्ति किसी को कोई तनाव होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पार्ट में चला जाता है, किसी के पार्ट में चला जाता है। जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना। यानी किसी व्यक्ति के अंदर क्या हुई है, तनाव आई है, और तनाव में आकर उसका सलूशन यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ना होगा तो कोई सामान उठा के पटकेगा। तो क्या कहलाता है, वो प्रतिगमन कहलाता है। अगला है उदारीकरण। ये क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वकीर्ति उद्देश्य के अनुसार करता है। जैसे बचपन में गुस्सैले बच्चे का बड़े होकर बॉक्सर बनना। यानी कोई बच्चा है और बच्चा एकदम बहुत गुस्सा वाला है, मानी गुस्सा करने वाला बच्चा हुआ है, तो क्या करेगा, बड़े होके क्या होना कि ना हमको बॉक्सर ही बनना है, बॉक्सर बनना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नहीं है, इतने हैं। तो इससे आपको समायोजन खत्म हो गई, ठीक है। इतना में आप लोग समायोजन अच्छी तरीके से जान गए होंगे, समायोजन क्या होती है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, यानी मिला करके हर सब्जेक्ट को मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिक्स है। इसलिए ये क्लास यदि आप शुरू से अंत तक किए होंगे उनके लिए थैंक यू। और आज इसका थ्योरी हुआ है, कल इसका क्या होगी, कल इसका क्वेश्चन होगी, एमसीक्यू होगी। यानी कल 30 गो एमसीक्यू होगी। आप लोग 6:30 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।